अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, ख़बरें जो आज हैं यानी सूबे सिंध के ख़ास तौर पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनसे मुतालिक तकरीबन आज से 20-25 साल पहले भी या इससे भी पीछे जाए 30-35 साल पहले भी तकरीबन यही ख़बरें उस वक्त भी अखबारों में आती थी और पाकिस्तान की नेशनल मीडिया पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसी तरह की खबरें रिपोर्ट होती थी अमन व अमान के हवाले से, ख़ास तौर पे कच्चे के डाकुओं के असर सूख के हवाले से। अगर आपको 1991 की एक खबर जिसमें ये इंटरनेशनल यूपीआई में पब्लिश हुई, इस खबर के अंदर चाइनीज़ इंडिविजुअल्स और कुछ जापानीज स्टूडेंट्स के अगवा होने के हवाले से खबर थी और इसमें इसकी डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो हालात आज हैं वो उससे बदतर हो गए, यानी कोई बेहतरी इसमें हमें आती हुई नज़र नहीं आई। अगर ये जो खबर है किडनैप चाइनीज़ इंजीनियर्स फ्रीड इन पाकिस्तान, ये 5 जून 1991 है, ये वही वाक़या उसके बाद के अवामिल थे जिसके बाद फिर ऑपरेशन ब्लू फॉक्स 1992 और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ आगाज़ हुआ था तकरीबन 2 साल चला था, जो फिर कराची आ गया था ऑपरेशन और वहाँ पर खात्मे के लिए इस वक्त कोशिशें हुई थी। फिर भी जो नॉर्दर्न सिंध के इलाके हैं वहाँ से इन कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल खात्मा ताहाल जो है वो अभी तक नहीं हो सका। अच्छा, इसमें जो खबर थी वो ये थी कि जो उस वक्त उन्होंने बताया था कि तकरीबन 17,000 के करीब ऐसे डकैत हैं जो जिनका ताल्लुक 100 के करीब गैंग से है जो ऑपरेट करते हैं इन कच्चे के इलाकों में और लोकल अथॉरिटीज़ और पुलिस ये यूपीआई कोर्ट करता है मुबैना तौर पे उनका गठजोड़ है जिसकी वजह से उन पर हाथ नहीं डाला जाता। मजीद ये बताता है कि 6,000 किडनैपिंग 1991 में हुई, 5,000 रैंसम देकर छुट गए, 1,000 कहते हैं जी हलाकतें हो गई। और इस खबर में मजीद ये था कि $4 लाख, ये 1991 की बात है, $4 लाख दिए गए थे और उसमें उसके एवज रैंसम के जो है ये जापानीज स्टूडेंट छूटे थे। तो आज के हालात क्या हैं ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि 1991 में जो सूरत हाल थी वो इंतहाई मखदूश थी। आज उससे सूरत हाल इसलिए बदतर है कि 1980 और 1990 में ये डकैत जो कच्चे के थे ये मखसूस लोगों को जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या कोई बड़े सियासी असुलसूक या कोई इस तरह का शख्स जिसको बाकायदा रैकी करके ये टारगेट करते थे। अब ये बिला तफरीक बच्चा, बूढ़ा, खवातीन या इस वक्त किसी भी शख्स को अगवा कर लेते हैं। अगर हम आज स्टैटिस्टिक्स आपके बताएं तो सिर्फ 2024 में 306 लोगों को इन्होंने अगवा किया और इसमें से पुलिस ने जो रेस्क्यू किया यानी 306 तो अगवा हो गए फॉर रैंसम, 906 ऐसे थे जिनको अगवा करने की कोशिश थी लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई, खासतौर पे लाड़काना और सक्कर डिवीजन के कच्चे के इलाकों में। तो ये डीआईजी की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर 2024 की बात करें मजमूई तौर पर ऑपरेशंस की तो इससे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन 559 के करीब ऑपरेशन जो है इनके खिलाफ यानी इनकाउंटर्स अगर एग्जैक्ट लफ्ज़ हो तो इन पे किए गए, जिन 599 इनकाउंटर्स में तकरीबन 73 के करीब डकैत जो हैं वो कत्ल हुए, 120 जख्मी हुए, 378 के करीब को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बावजूद इनकी कमर नहीं टूटी, इनका नेटवर्क नहीं टूटा, ये ताहाल मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इस कार्रवाई में यानी तकरीबन 1 साल के अरसे के दौरान जहां तकरीबन 600 के करीब इनकाउंटर्स के अंदर ये 73 हलाक हुए, वहीं पुलिस के 19 जवान उन्होंने शहादत नोश करी, 31 जख्मी हुए और तकरीबन करोड़ों अरबों रुपए 2.79 बिलियन कहा जाता है जी कि ऑपरेशन कॉस्ट जो आई इन ऑपरेशंस की वो अलग आई। जो मजमूई तौर पर डकैत ग्रुप्स एक्टिव हैं उनके नाम ये जो इरफान अली सम्मो साहब एसएसपी हैं उनके आर्टिकल से कोट करते हुए, कश्मीर के अंदर नवाब जगीरानी, खादिम भाइयों, अरसला सबजोई ये एक्टिव हैं गैंग्स। शिकारपुर के अंदर बेलो तेगानी, सुनारो तेगानी, सुखियो तेगानी, दोदो दानी, नूर हसन बदानी ये एक्टिव हैं। इसी तरह गोटकी के अंदर रानो शर, सानू शर, राहिब शर, सुहारो हुसो शर और अली हसन जागीरानी और रियाज जागीरानी ये नाम है जो इस वक्त बाकायदा एसएसपी ने इस वक्त कोट किए अपने आर्टिकल में जो आपके सामने हम रख रहे हैं। अब दूसरी अहम बात यह कि एक तो इनके जो कार्रवाई का अंदाज था पहले वो मखसूस, जिससे हमने कहा कि मखसूस इंडिविजुअल्स की हद तक था, यानी किसी बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को ये टारगेट करते थे, किसी फॉरेन नेशनल जैसे 1991 में चाइनीज़ या जापानीज़ अगवा किए या कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में ये रेखी करके काम करते थे। अब ये कार्रवाइयाँ ऐसी हैं कि ये इसमें एक तो तरीक़ाकार ये है कि इसमें हनी ट्रैप भी हो रहे हैं, यानी रिसेंटली ये भी बताया गया था कि आपको कॉल आएगी किसी खवातीन की और फिर उस कॉल के ज़रिए आपको ट्रैप किया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो रहा है कि कोई भी शख्स जो है उसको ये बच्चा, बूढ़ा उसको ये किडनैप कर लेते हैं। मजमूई तौर पर दूसरा अहम फ़र्क जो पड़ा है वो ये पड़ा है कि इनके पास अब बड़े पावरफुल इस वक्त हथियार मौजूद हैं। हत्ता कि रिसेंटली बिलावल भुट्टो साहब ने इलेक्शन से कबल कहा था कि जो असला अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया, खैर पख्तूनख्वा में अमेरिका ने जो छोड़ा था वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, ये वही असला है जो सूबे सिंध के कच्चे के इलाके में आ गया। ये बड़ी बात थी।
ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी बात है कि जो असला तहरीक तालिबान कलदम इस्तेमाल कर रही है अफगानिस्तान में, जो इस्तेमाल छोड़ के अमेरिका गया, जो यहाँ पे आया और खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, वही असला इनके हाथ लग गया है जो कच्चे में सिंध में इस वक्त जो है ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है कि इनके नेक्सस कहाँ तक है, कहाँ तक इनके नेटवर्क फैले हुए हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाएं आप एक मिनट को। और ये कि इनके पास इतने पावरफुल व्हीकल हैं कि रिसेंटली एक पुलिस ऑफिसर को कोर्ट किया गया था, उन्होंने कहा कि इनके पास इतने पावरफुल हथियार हैं दैट इवन आर्मर्ड व्हीकल्स कैन नॉट विथस्टैंड आवर सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डीएसपीज एंड इंस्पेक्टर्स हैव बीन किल्ड इनसाइड एपीसीज, यानी जो उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स एपीसीज होती हैं, ये उस तक को इनके हथियार के जरिए निशाना बनाकर ये उड़ा देते हैं, धमाके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतने खतरनाक इनके पास हथियार मौजूद हैं। और ये 2019 का एक इंसिडेंट भी है जब डीएसपी जो थे खानपुर के राव शफीउल्लाह, ही वाज किल्ड आफ्टर टर्क्वेज फायर्ड अ रॉकेट एट हिज एपीसी, रॉकेट से उसको उड़ा दिया था। और अगर कहा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने घोटकी की उनकी स्टेटमेंट है कि पहले ये लूजली ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे जो मुख्तलिफ इलाकों में रिमोटली ऑपरेट करते थे, अब ये बाकायदा स्ट्रक्चर्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं जिनके पास जदीद तरीन सोफिस्टिकेटेड असला है, एडवांस टैक्टिक्स है, और ये इस वक्त पूरे एक होल सोल तरीके से एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड क्रिमिनल नेटवर्क के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब ये जो तमाम कच्चे के डाकू हैं, इस हवाले से जो एहतजाज लोग कर रहे हैं उन पर भी हम आएंगे कि विक्टिम्स जो हैं इस वक्त इनके, उनसे भी गुफ्तगू होगी। और इनको ख़त्म करने के हवाले से हमने तकरीबन कई ऑपरेशंस किए हैं, 91 से शुरू करें, अभी हमने तकरीबन 600 के करीब इन पे इनकाउंटर्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इन पर इनकी रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं, इनका कला कमा नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर कैसे मुमकिन है ये अहम तरीन सवाल उठाएंगे ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज कुछ अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं हम, और अहम तरीन सवालात ये तमाम कच्चे से मुतालिक हैं, और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न सिंध और इन इलाकों में मौजूद ये ग्रुप्स, ये गैंग्स जो कि अब बाकायदा स्ट्रक्चर्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स बन चुके हैं, जो टारगेट सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि सबको तकरीबन बिला तफरीक कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को कर रहे हैं, मजमूई तौर पर बच्चे बड़े बूढ़े सबको कर रहे हैं, ट्रेडर्स को कर रहे हैं। अमन अमान शदीद तरीन मुतासर है। HRCP ने रिसेंटली एहतजाज किया था कराची में। मेरे साथ इमदाद खोसू साहब मेंबर काउंसिल HRCP प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इमदाद साहब, पहले ये इनका खुशामदीद प्रोग्राम है, ये बताएं ये ऑपरेट हो कैसे रहे हैं, ये जदीद असला कैसे आ रहा है? बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि ये अमेरिका वाला असला इन तक पहुंच गया है, ये ऐसा कौन सा असला है जिससे APC भी उड़ा देते हैं ये लोग, कैसे आ रहा है इनके पास? देखिए, अगर हम शुमाली सिंध की बात करते हैं और इन अजला में जो बदमनी की जो सूरत हाल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है कच्चे का इलाका जी। कच्चे का जो बुनियादी तौर पर इलाका शुरू होता है कश्मीर जिले के पाड़ेसरी जो यानी जो नेबर्स जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, बुनियादी बात समझने की ये चीज है कि लोग हमेशा यही कहते हैं कि इतना भारी असला जो है ये कबायली तनाज़ात की वजह से कच्चे के इलाके में मौजूद है, और अपने कबायली तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए ये असला इस्तेमाल किया जाता है। मगर सवाल ये बनता है कि कच्चे के डाकुओं के पास एयर एंटी क्राफ्ट गन कहाँ से आए? इतनी बड़े सतह के जो हथियार हैं, मिलिट्री लेवल के जो हथियार हैं, वो आए कहाँ से? इसके अलावा मार्टर्स उनके पास मौजूद हैं, जो इसके अलावा अच्छा, अभी ये बताएं नासिब कि अभी ये पहले तो ये था कि कुछ 80s और 90s में एक मखसूस अफराद को टारगेट किया जाता था, अगवा किया जाता था। अभी सूरत हाल क्या है? क्योंकि ये 336 कहते हैं रैंसम के केसेस हैं 2024 के, और पुलिस कहती है लाड़काना सखर में 900 के करीब इन्होंने रोके हैं होने से क्राइम। तो कौन लोग किडनैप होते हैं, ये क्या इनकी आइडेंटिटी है जो किडनैप्स हो रहे हैं ज्यादातर? देखिए, एक चीज तो मैं यहाँ पे वाज़ेह करता जाऊं कि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर या डिस्ट्रिक्ट घोटकी या डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, अगर इन तीनों अजला को मिला लिया जाए तो वहां पे जो पहले जो कंडीशन थी, बदमनी तो होती थी, इसमें कोई शक नहीं है। इन तीनों अजला में जो ये कच्चे के इलाके में ये तीनों अजला के मिलते हैं, यहाँ पे माजी में भी बदमनी की सूरत हाल रही। नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसी कंडीशन थी जिसमें बाद में ऑपरेशन किया गया और ये सारी चीजें खत्म हो गई थी।
मगर सवाल वहीं पे आके रुकता है कि पहले सिर्फ कबायली तनाज़ात थे, मगर अब वो तनाज़ात से हट के लोगों के आम शहरी ज़िंदगी और हाईवेज़ पे ये सारी चीज़ें पहुँच गई हैं। आपने जो ये फ़िगर बयान किया है कि इतने लोग अगवा हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है और इसमें सबसे ज़्यादा अगवा होने वाले जो लोग हैं, वो कशमोर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, इसमें ये कौन सबसे लोग हैं जो अगवा ज़्यादा हुए जो हैं? मुतासिर हाँ, मुतासिर कौन हुए हैं जी, ज्यादा? मुतासिर जी, जी, मैं बता रहा हूँ, मुतासिर जो तबका है सबसे ज़्यादा वो माइनॉरिटीज़ हिंदू कम्युनिटी है। क्योंकि यहाँ के कारोबार पे, यहाँ की राइस ट्रेडिंग के हवाले से जितना असर यहाँ की हिंदू कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड वो हो रहे हैं। इनके लोग ज़्यादा अगवा हैं। अभी देखिए एक अगवा का केस है राजेश कुमार, इसको 3 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। रिसेंटली उनकी ज़ंजीरों से बंधी हुई जो एक हुई है जिसमें वो बार-बार कह रहा है कि इनकी जो भी माँगे हैं वो इनकी पूरी करें। बच्चे अगवा हुए हैं, अभी तकरीबन 2 महीने पहले एक छोटा-सा मासूम बच्चा राफ़े मलिक जो है वो अगवा हुआ था। तब उसको बाज़ियाब कराया गया कि जब हमने कराची में 3 दिनों के लिए एक एहतजाज मुनक्किद किया था, इस बच्चा बाज़ियाब हो गया। इससे पहले कई ऐसी मिसालें हैं जिसमें व्यापारी भी शामिल है, मज़दूर भी शामिल हैं, आम लोग भी शामिल हैं, अच्छा, टीचर राजेश हज़रात कुमार भी का जो शामिल केस है, हैं। उनके वालिद की अपील भी आई थी, उनका मामला क्या हुआ? नहीं हुआ सॉल्व? भाई को बाज़ियाब नहीं मतलब रिहा नहीं कर रहे, मतलब मैं उनकी आवाज़ की एक मैं आपको यानी एक सबूत, एक प्रूफ़ पेश कर रहा हूँ कि उसकी खुद अपनी आवाज़ में वीडियो वायरल हुई है, जो ज़ंजीरों में बंधा हुआ और वो चीखें मार रहा है। देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये सामने आई है राजेश कुमार के केस में, वो ये आई है कि मतलब पहले जो मूवी उनकी वीडियो बना के लोगों को भेजते तो वो मूवी अपने मुँह से कहता था कि इसको 2 लाख दे दें, इनको 3 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ जो भी है। मगर ये वाहिद केस है जिससे वो राजेश कुमार ये नहीं कह रहा है कि इतने पैसे दो, वो कह रहा है कि ये जो माँग रहे हैं वो दे वो दो। दे दो। अब इससे ये तो खतरनाक कंडीशन बन गई है ना कि पहले लोगों को तयशुदा पैसे बता दिए जाते थे कि आपने इतने अपने वरसा से पैसे मंगवा, मतलब इस कंडीशन में कि वो ये कह रहा है कि ये जो अगवाकार हैं ये मतलब ये जो कह रहे हैं वो पैसे दें। अब इसमें कोई नहीं है। इसको मैं अच्छा, थोड़ा-सा अब ये आगे लेके बच्चा भी चलूँ 2 साल का हमारी अगवा हो गया, तो ये तो पहले तो नहीं होता था 80-90 में कि बच्चे भी अगवा हो रहे हैं। तो अब ये बाकायदा छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़ा शख्स कोई भी महफूज नहीं है इसका मतलब? जी, जी, कोई भी महफ़ूज़ नहीं है। यहाँ पे मैं तो यहाँ तक भी आपको बताऊँगा कि आपके खुद आपके चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने फ़ील्ड में काम करते हैं और कई ऐसे सियासी कारकुनान भी शामिल हैं जिनका किसी न किसी सियासी ऑर्गनाइज़ेशन से उसकी एफ़िलिएशन है। जी। उनको भी अगवा किया गया है। एक लंबी लिस्ट है यहाँ पे लोगों की, लोग जो यहाँ के अच्छा, ये आम बताएं शहरी कि हैं वो डायनामिक्स थोड़ा बिल्कुल समझाएं आप अपने कश्मीर के, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर है तो बॉर्डर है, बलूचिस्तान भी है, इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट्स भी हैं, फिर पंजाब भी है, लेकिन ये तो ना अफगानिस्तान है पास, ना ईरान है पास। ये दहशत, ये जो नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं, इनको कोई बैरूनी इमदाद तो हासिल नहीं है कहीं? नहीं, बैरूनी इमदाद की तो मैं तो तस्दीक के साथ बात नहीं कर सकता, मगर ये सवाल ज़रूर है कि आखिर इतने बड़े हथियार कि देखिए एयर एंटी क्राफ्ट्स गन है उनके पास, जहाज़ों को उड़ाने के लिए उनके पास गन मौजूद हैं। ज़ाहिर है जब उनके पुलिस पार्टी कच्चे में जाती है, उनके पास जो एपीसी की चेन्स वगैरह हैं, वो तो इनके सामने, इन हथियारों के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। रॉकेट लॉन्च हिंदू शहरियों के दरवाजों पे थ्रेड के लिए यानी भत्ते के लिए रॉकेट उस पे वो होता है भत्ते की पर्ची बांध के फेंक रहे हैं। जी। उसके ऊपर जी। हाँ, टैप सॉल्यूशन लगा के उसके दरवाजे पे फेंक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतना हमें भत्ता दो तो हम जो है वो आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। लोगों के घरों और दुकानों पे बुलेट्स जो है वो भेजे जा रहे हैं। बाकी दीगर जो तरीकेकार हैं लोगों को मतलब उनको थ्रेट करना, वो तो अलग सी बात है। मतलब रॉकेट लॉन्चर्स जैसी वेपन्स के जो खोल हैं वो उनके घरों के दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं और वो भी हिंदू कम्युनिटी जो ऑलरेडी यहाँ से कई उनके खानदान जो है वो यहाँ से चले गए हैं। कई लोग तो यहाँ से अपने यानी इस मुल्क को खैराबाद कह के वो दूसरे ममालिक की तरफ चले गए अच्छा, तो ये और बड़ी वजह क्या है कि पुलिस ने एक फिगर और दी है हमें, 559 इनकाउंटर्स का है, और ये बाकायदा
सम्मो साहब का एसएसपी जो है उनका आर्टिकल में भी उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ गैंग्स के नाम भी बताए हैं जो खासकर इन 3 इलाकों में एक्टिव हैं। उन गैंग्स के उन्होंने नाम बताया, कश्मीर में नवाब जगीरानी, खादिम भाइयों, अरसला सब्जोई, मलूक भगवार, शिकारपुर में बेलो तेगानी, सुनारो तेगानी और दो बदानी, नूर हसन बदानी, गोटकी के अंदर उन्होंने शर बरादरी के ज़्यादा, रानो शर, सानू शर, राहिब शर, हसो शर, अली हसन जागीरानी, रियाज जागीरानी, ये नाम उन्होंने गैंग्स के बताए हैं। दूसरा फिर ये कि तकरीबन 559 इनकाउंटर्स हैं जिसमें 73 के करीब डाकू हलाक हुए हैं और जो दावा है कि तकरीबन 378 गिरफ्तार हुए हैं। तो फिर ये जो गिरफ्तार हुए हैं, जो हलाक हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इन नेटवर्क्स को? 559 इनकाउंटर्स तो अच्छी खासी अमाउंट होती है। देखिए, कभी कभी जो है इनकाउंटर्स जो हैं वो खुद पुलिस के लिए भी सवालिया निशान बन जाते हैं ना, कि आप जिस एसपी की बात कर रहे हैं, समो साहब की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट हुए थे, वो आए थे यहाँ पे कुछ महीनों के लिए, उन्होंने यहाँ पे कार्रवाइयां की थी, मगर उनके दौर में भी कुछ इनकाउंटर्स इस किस्म के हुए कि जो लोग आज तक सरापा एहतजाज है कि जो लोग जिन्हें मुजरिम यानी गर्दानते हुए उनको जो मारा गया, इनकाउंटर किया गया, उसके ऊपर भी सवाल। वाकई पुलिस ने अपनी जगह पे डाकू को पकड़ा भी है और कहीं कहीं पे उनको मारा भी है, जख्मी भी किया है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद जो ये एसपी समो साहब पेश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर हालात क्यों नहीं चेंज हुए? लोगों के यानी उस अभी मैंने प्रोग्राम से पहले पीपल्स पार्टी के जो गुल जाकरानी साहब हैं उनसे बात की थी, मधु भी किया था, तो मैंने पूछा कश्मीर के हवाले से आप बताएं हालात, तो उन्होंने कहा कश्मीर के हालात बेहतर हैं, मुकम्मल तो नहीं सही हुए लेकिन बेहतर हालात है, वैसी हालात नहीं है। ये उन्होंने अल्फाज कोट के इस्लामाबाद में अभी थे कहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, अभी बात भी करेंगे इस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हालात बेहतर हैं। तो आप कह रहे हैं कि हालात बेहतर है, नहीं है? कि पीपल्स पार्टी के जो गुल जाकरानी साहब को मैं कोट कर रहा हूँ अभी। देखिए, गुलमोहन जखरानी साहब ने अगर आपसे ये कहा है कि हालात बेहतर हो गए, तो मैं भी उनसे सवाल करता हूं कि अगर हालात बेहतर हैं तो एक मशहूर ट्रेडर जो 3 महीनों से अगवा है वो बाजियाब क्यों नहीं हुआ अभी तक? अगर आप कह रहे हैं कि हालात बेहतर हैं तो यहाँ पे इंडस हाईवे पे जो एक कार्रवाई क्यों लगती है, मुसाफिर गाड़ियों को ले जाने के लिए पुलिस और रेंजर्स की छांव में लोगों को उनके जो है अपने मंजिल मकसूद पर क्यों पहुंचाया जाता है? अगर हालात बेहतर हैं अकॉर्डिंग टू गुल मोहम्मद जखरानी साहब, तो उनसे ये सवाल तो हम भी करते हैं कि लोग 6, 7, 8 बजे के बाद घरों में क्यों महसूर हो जाते हैं? अगर आपके हालात जिले के बेहतर हैं तो हिंदू माइनॉरिटीज के घरों के दरवाजों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स के खोल के ऊपर चिट्ठियां बांध के उनको भेजी जाती हैं, तो हालात बेहतर हैं। अगर हालात बेहतर हैं तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है यहाँ के लोगों की जो यहाँ से या कराची उन्होंने आबाद कर लिया। और अगर हालात बेहतर है तो मैं गुलमोहन जखरानी साहब से सवाल करता हूं कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हमेशा के लिए अपने वतन को छोड़ के यहाँ से चले गए, तो ये हालात कैसे बेहतर हुए? तो मैं तो खुद उनसे सवाल करता हूं। अच्छा, ये सब बताएं कि ये गठजोड़ जो है इसमें ट्राइबल चीफ्स या ट्राइबल जो कबायली आपने बताया था कि पहले तो मामला कबायली तनाज़े का था, तो ये जो रेस्क्यू होता है या रैंसम की कॉल आती है उसके बाद किसका असर रसूख, किसी का असर रसूख तो इन ग्रोह पे चलता होगा, यानी इनके जो कबाइल हैं, जैसे जो भी जिसका ताल्लुक जिस गैंग से है उसके कबाइल के सरबरा या सरदार, क्या उस थ्रू इन तक एक्सेस होती है? वो इनको पैट्रनेज देते हैं या उनका भी पैट्रनेज नहीं है इन गैंग्स के ऊपर? देखिए, आपने जितने भी गैंग्स गिनवाए, जिन के नाम आपने लिए थे, वो जो रिपोर्ट जो एक अखबार में छपी थी और समो साहब ने उसमें सारे गैंग्स का जिक्र किया था, तो ये तो अंडरस्टूड है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जितने भी गैंग्स हैं ये किसी न किसी सरदारी के नीचे जरूर आते हैं। अच्छा। इनका बगैर सिस्टम के वो चल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे इलाके की जो डेमोग्राफी है वो डेमोग्राफी कबायली है। यहाँ पे ज्यादातर बलोच और उनके बड़े बड़े ट्राइब्स हैं, मगर तावान के ये रकम में या लोगों को बाजियाब करवाने में या उनको छुड़ाने के सिलसिले में
सरदारों का कितना उसमें उसकी मतलब उनकी कितनी पोजीशन है। तो सवाल ये बनता है कि अगर कोई भी अगवा करता हो, अगर किसी भी कबीले में से कोई भी उसका बंदा, तो ये जिम्मेदारी तो उस सरदार पे बनती है कि वो अपने उस जराइम पेशा फर्द से ला ताल्लुकी इजहार करे, मगर कोई भी सरदार जो है वो ला ताल्लुकी का इजहार नहीं करता। मगर यहाँ पे ये बात भी साफ होनी चाहिए कि ये लोग जो भी हैं, जितने भी हैं, जितने लोगों को अगवा करते हैं, यानी उसकी किसी बिल्कुल हो सकता है यहाँ के मकामी लोगों का, मकामी सरदारों का, और वो कभी कभार इस मामले में इंटरफेरेंस भी करते हैं। और आप लोगों ने एहतजाज किया, अब आपका मुतालबा क्या है इस पर खोसा साहब? क्या आप चाहते हैं? आप लोगों ने रिसेंटली जो कराची में स्टेज किया था प्रोटेस्ट इस पर, और हमने देखा था कि और भी कुछ तंजीमें थी जिन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं वहाँ पे कराची प्रेस क्लब में आके, और उन्होंने भी अमन के हवाले से मुतालबा किया है। स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं आप HRCP के प्लेटफॉर्म से? आपकी रिपोर्ट भी रिसेंट है इस हवाले से। देखिए, हमारा तो पहला फर्स्ट ऑफ यानी पहले दिन से हमारी डिमांड ये है कि कच्चे के अंदर जितने भी हथियार हैं, वेपन्स आए हुए हैं, जदीद में जदीद हथियार जितने भी आए हुए हैं, पहले तो उन कच्चे के इलाके को उन हथियारों से पाक किया जाए। और दूसरी बात ये है कि पुलिस को मजबूत किया जाए, पुलिस को सियासी उस चक्कर से बाहर निकाला जाए। यहाँ पे अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स आए भी हैं, मगर शिकायत हमेशा यही रही है कि जो जितनी भी रूलिंग पार्टी के जितने भी यहाँ के MPAs या MNAs जितने भी हैं, किसी न किसी हवाले से उनकी इंटरफेरेंस रहती है, जिसकी वजह से वो खुल के आजादाना तौर पे और गैर जानिबदाराना तौर पे वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। और ये शिकायतें हमेशा होती हैं। हमने से शुरू दिन से यही डिमांड रखी है कि जो असला अच्छा, ये जो कच्चे के अंदर मौजूद है, और बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आई थी इलेक्शन से कबल, तो उसने भी कुछ ऑपरेशन की बात की थी। हारिस नवाज साहब वजीर दाखिला थे, तो वो ऑपरेशन थे बिला तफरीक या उसमें भी सियासी असर रसूख कारफरमा था? देखिए, उसमें भी हमने कई बार सवाल उठाए हैं। उसमें काफी यानी मुझे याद तो वो फिगर तो याद नहीं है, मगर 1-2 अरब या 3 अरब के बराबर कोई इतनी रकम जो है वो ऑपरेशन के लिए मुख्तस की गई थी। उसके बाद इलेक्शन भी हुए, और इलेक्शन होने के बाद जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान भी काफी फंड्स यहाँ पे रखे गए थे इस ऑपरेशन के लिए। यानी अगर मिला ले तो तकरीबन 3, 4, 5 अरब रुपए के बराबर। फिगर तो मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, मगर बात अरबों की है। इतने पैसे 2.79 अरब रुपए का भी बिलियन जॉइंट ऑपरेशन प्लान था। एक कच्चा स्पेशल फोर्स, कच्चा पुलिस फोर्स, स्पेशलाइज्ड पुलिस, वो क्या मामला था जी? ये 3.25 अरब। तो वही उसी पे हम बात कर रहे हैं कि आप इतने पैसे मुख्तस कर रहे हैं कि हम पुलिस को मॉडर्न बना रहे हैं, उनको जदीद हथियार दे रहे हैं, मगर आप जो पुलिस को वेपन दे रहे हैं या जो गाड़ियां आप प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो उन डाकुओं के पास तो ऑलरेडी उनके पास बहुत बड़ा भारी एकदम से हिट कर देंगे। तो हमारी डिमांड ये है कि आप जितने पैसे रखते हैं किसी ऑपरेशन के लिए, कम से कम उन पैसों को उन जगह पे इस्तेमाल तो किया जाए, मगर वो गैर सियासी किया जाए। यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर से मुराद जो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या जो MNAs वगैरह, ऑपरेशन होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें कतई नजर के किसका ताल्लुक किस बरादरी से, किस जमात से, या क्या सियासी उसका असर रसूख है, बिला तफरीक ऑपरेशन होना चाहिए। ये एंटी एयरक्राफ्ट गने लेके बैठे हुए हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं ये तो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है ना सर? ये अब डकैत नहीं है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इतने बड़े हैवी हथियार उनके पास है, ग्रेनेड्स मौजूद है, रॉकेट लॉन्चर्स उनके पास मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर उनका एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपस में बना हुआ है। तो पहले तो आप उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सही। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। खोसो साहब, आफ्टर दिस ब्रेक हम समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब हैरानकुन इंकशाफात। आज के प्रोग्राम में कच्चे के डाकुओं के पास G3 राइफल्स, 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, AK-47, इसके अलावा RR-75 एंटी टैंक मोटर्स, RPG-7 रॉकेट लॉन्चर्स, जिसके जरिए उन्होंने APCs को भी टारगेट किया कई बार, जो आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं पुलिस की। तो इनके खिलाफ कैसे ऑपरेशन होगा, कौन सी फोर्स ऑपरेशन कैसे करेगी, और ये इतना जदीद असला इनके पास आया कैसे? ये सारे अहम सवालात हम जिन पर प्रोग्राम और करेंगे भी। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।